हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। आज की इस लाइव क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टीचर सिलेक्शन एग्जाम में जो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में आज डिस्कशन होगा। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो पेडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी और फिर हिंदी व्याकरण और लास्ट में जाके ईवीएस की क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ईवीएस या साइंस के आप बोल सकते हैं। तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन है आज की इस वीडियो में, ठीक है, आज की इस क्लास में रहने वाला है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी पोस्ट के लिए, तो उन सारे प्रिपरेशन में ये वीडियो आपके लिए, ये क्लास आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। जो भी केवीएस, एनवीएस या फिर मैं कहूं डीएसएसबी जैसे स्टेट गवर्नमेंट के जो बोर्ड है उसमें प्रिपरेशन के लिए, उनके जो द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है उसे एक बार रीड कर लेते हैं। तो इसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि कोलबर्ग डेवलप पियाजेस डिस्क्रिप्शन ऑफ मोरल स्टैंडर्ड, कि कोलबर्ग ने पियाजे का मोरल स्टैंडर्ड के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन दिया था, ठीक है। यानी कि यहां ये मैं कहूं कि पियाजे को और कोलबर्ग को इंटररिलेट किया जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। और आपसे पूछा जा रहा है कि कोलबर्ग ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था पियाजे का मोरल स्टैंडर्ड के ऊपर, उसके रिगार्डिंग आपसे ये क्वेश्चन है। तो इसमें बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू हिम का मतलब यहां पे कोलबर्ग की बात की जा रही है। द स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि आपसे पूछा जा रहा है स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन फॉल अंडर विच पियाजे स्टेज, पियाजे की कौन से स्टेज के अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है जो फॉल होती है, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन फॉल किसके अंदर होता है आपको ये बताना है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है ए बी सी डी, तो तीन स्टेज गिवन है और लास्ट में जैसे आप देख रहे हैं नन, यानी कि कोई भी ऑप्शन नहीं है करेक्ट, ये बोला जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि कन्वेंशनल की जो प्री स्टेज होती है, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज है, उसके अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की बात की जाती है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि कन्वेंशनल स्टेज है, उसके अंदर ये बात बोली जा रही है। और नेक्स्ट सी में बोला जा रहा है आपसे कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि कन्वेंशनल स्टेज जब क्रॉस हो जाता है उसके बाद जो पोस्ट स्टेज आती है उसके अंदर बात की जा रही है कि कोलबर्ग ने डिस्क्रिप्शन दी थी कि मोरल स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग में, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि सही आंसर क्या है, ठीक है। पहले एक बार मैं तीनों स्टेज को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं आपके लिए, कि जैसे प्री कन्वेंशनल स्टेज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट या एक्टिविटी जो होती है इस बात के ऊपर होती है कि किसी भी बच्चे को या फिर इंसान को, ह्यूमन बीइंग को, अगर उसे पनिशमेंट और रिवॉर्ड दिया जाता है तब जाके एक्टिविटी पॉसिबल हो पाती है। ये मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट स्टेज के अंदर, यानी कि इसके अंदर मोटिवेशन का फैक्टर होना चाहिए, या तो पनिशमेंट होना चाहिए या फिर कुछ और रिवॉर्ड होना चाहिए। इसके अंदर दो चीजें आती है इसके अंदर। नेक्स्ट बी में बोला जा रहा है कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज के अंदर क्या होता है कि भाई यहां पे पनिशमेंट और रिवॉर्ड को छोड़ करके यहां पे क्या होता है, फोकस होता है कि सोसाइटी क्या उम्मीदें रख रही है, क्या एक्सेप्टेशन रख रही है, इस चीज के ऊपर डील की जाती है कन्वेंशनल स्टेज के अंदर। और लास्ट में बोला जा रहा है प्री के बाद, पहले प्री था फिर कन्वेंशनल स्टेज था, और थर्ड जो कि हमारा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, इसके अंदर जो मूवमेंट होती है, एक्टिविटी जो होती है किसी की भी, उसके बारे में बोला जा रहा है कि इसके अंदर होता है ना सोसाइटी को ध्यान में दिया जाता है, ना रिवॉर्ड पनिशमेंट की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, बल्कि इस वाले स्टेज के अंदर क्या होता है, खुद से कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं, कि खुद से जजमेंट किया जाता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग, कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें क्या होता है खुद से ही किया जाता है इसके अंदर, थर्ड स्टेज के अंदर। तो आपको बताना है कि भाई इसका यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो भी इशू है या ओरिएंटेशन है किसके अंदर आता है। आई होप क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आई होप क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, करेक्ट आंसर इसका सी है, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जब होती है उसके अंदर कोलबर्ग ने डिस्क्राइब किया था किसके बारे में, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के बारे में बात की गई थी, जब डिसीजन खुद से लिया जाता है, खुद के अपने कॉन्सेप्ट बना के जजमेंट लेकर के डिसीजन लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन पियाजे की थ्योरी आ गई फिर से, और इस बार किस चीज के ऊपर है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर है, ठीक है। तो पियाजे की थ्योरी है फिर से, और इस बार बेस्ड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है आपसे क्वेश्चन के अंदर, विच स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि कुछ हायर थिंकिंग की बात की जा रही है, या फिर हम कह सकते हैं पोटेंशियल फॉर मैच्योर मोरल रीजनिंग। तो ये पियाजे की जो थ्योरी है
कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये कौन से स्टेज के अंदर ये चीजें आती है। तो पियाजे ने जो डिस्क्राइब किया है स्टेज या लेवल बोल सकते हैं उसे अलग अलग तरीके से, जैसे 4 स्टेज आपके ऑप्शन में दे रखा है, 4 लेवल या 4 स्टेज। अगर एज वाइज आपको क्लियर है कि भाई कौन से एज में कौन से ग्रुप में बच्चा आता है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी इजी आसानी से दे सकते हैं। तो जिसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, लॉजिक लगा सकता है, ठीक है, उसके अंदर मतलब अच्छी खासी इस तरह के कहने का मतलब है कि मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का बहुत अच्छे से हो चुका होता है, उस स्टेज की बात की जा रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके लिए है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज उसकी बात की जा रही है। अच्छा, अब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की एज क्या है, अगर आपको इसकी एज पता है तो फिर और इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं आपको, आज फिर बता रहा हूं कि 7 ईयर से 11 ईयर का जो एज होता है वो आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट बी ऑप्शन में जो बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात की जा रही है। प्री ऑपरेशनल यानी कि बच्चा जब बहुत छोटा है, यानी कि कहने का मतलब है 2 to 7 ईयर की जब एज है उसे हम डिफाइन करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर में। अच्छा, अब नेक्स्ट जो सी ऑप्शन में आपके पास है, इसके अंदर बात की जा रही है कि सेंसरी मोटर स्टेज। अब सेंसरी मोटर स्टेज तो बिल्कुल नन्हा बच्चा है, बिल्कुल शिशु कह सकते हो आप, और इसमें जो एज बार, जो एज लेवल या एज की जो कैटेगरी है वो 0 से 2, यानी कि जन्म लेने से 2 ईयर तक, ठीक है, तब तक की बात इसके अंदर की जा रही है। लास्ट ऑप्शन जो आपके पास डी ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर बोला जा रहा है कि जब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आता है उसके अंदर ये लॉजिक या थिंकिंग डेवलप हो जाती है। तो कहने का मतलब है ये है 12+ की बात की जा रही है, यानी 13 ऑनवर्ड आप बोल सकते हो। तो अब आप बताइए कि पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल होता है एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक लगाने का, रीजनिंग करने का, किसके अंदर आ चुका होता है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन के अंदर जो भी आपको करेक्ट लग रहा है उस हिसाब से अपने आंसर करिए, अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी हो गया, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जब होता है तब जाके ये बात ट्रू हो जाती है कि भी बच्चे के अंदर कि भी इतनी क्षमता डेवलप हो जाती है, कैपेबल हो जाता है बच्चा कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सके, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक लगा सके, रीजनिंग उसकी डेवलप हो चुकी होती है। यानी कि करेक्ट आंसर जो है हमारा वो डी हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को रीड करता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में ये है, व्हाट डज इट इंप्लाइज, इस चीज का मीनिंग बताना है आपको। व्हेन स्टूडेंट ऑफ डिसएडवांटेज, अब ये डिसएडवांटेज ग्रुप क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप शुड बी टॉट अलोंग विद द नॉर्मल स्टूडेंट। डिसएडवांटेज का मतलब होता है वो ग्रुप जिसके अंदर क्या है कि कोई एक बच्चा एक पर्टिकुलर जो नॉर्मल जो स्कूलिंग होती है उस स्कूलिंग को अचीव नहीं कर पाता, उसको अटेंड नहीं कर पाता, तो उस कैटेगरी के जो बच्चे हैं उसे हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप। कुछ किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, पेरेंट्स ने एडमिशन नहीं कराया ये रीजन हो सकता है, पेरेंट्स ना हो ये भी रीजन हो सकता है, वो हैंडीकैप्ड हो ये भी एक रीजन हो सकता है, मतलब XYZ कोई भी एक रीजन जिसकी वजह से कि नॉर्मल स्टूडेंट जैसे स्कूल में आके एजुकेशन या बाकी चीज ग्रैब करते हैं, अचीव करते हैं, वो चीज नहीं ले पा रहे हैं, तो उसे हम एक तरह से डिसएडवांटेज ग्रुप बोल सकते हैं। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि भी ऐसे जैसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भी इसका मतलब बताइए कि व्हाट डज इट इंप्लाई व्हेन अ स्टूडेंट डिसएडवांटेज ग्रुप शुड बी टॉट अलोंग विद द नॉर्मल स्टूडेंट। तो किस ऐसा कौन से एजुकेशन सिस्टम में ऐसी बात की जा रही है कि दोनों तरह के ग्रुप को, यानी कि जो एक तो नॉर्मल जो स्कूल में आते हैं, एक जो वंचित रह जाते हैं, नहीं एजुकेशन ग्रैब कर पाते हैं, उनको एक साथ पढ़ाना चाहिए, ये किसके अंदर बोला जा रहा है। तो ऑप्शन ए है आपके लिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में ये बात बोली गई है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में ऐसा बोला जा रहा है कि सबको एक साथ एजुकेशन दी जानी चाहिए। नेक्स्ट बी में आपसे बोला जा रहा है कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसके अंदर ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट सी ऑप्शन जो है आपके पास है उसके अंदर बोला जा रहा है कि भी एक्सक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है। अच्छा, और लास्ट जो ऑप्शन है आपके पास है डी, उसमें बोला जा रहा है स्पेशल एजुकेशन की बात की जा रही है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है वो बताइए, इसका मतलब क्या है आपको ये बताइए कि ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर डिस्कस करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इट मींस जिसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो गया। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरह से है, हुज थ्योरी सजेस्ट, मतलब किसकी थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि ऑल ह्यूमंस आर बोर्न विद एन इनिटेट टेंडेंसी ऑफ टू लर्न लैंग्वेज, कि मतलब इनमें से कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी में ये बात बोली है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं वो इस इंटेंट के साथ, इस प्रवृत्ति के साथ या इस नेचर के साथ पैदा हुए हैं कि वो किसी भी तरह की लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपका क्या है, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें बोला जा रहा है कि स्किनर की जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो थ्योरी थी, यानी कि स्किनर्स लर्निंग थ्योरी, उसके रिगार्डिंग बात की जा रही है, यानी कि स्किनर ने ये बात बोली थी। सेकंड जो आपके पास है, सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि चॉम्स्की जो थे, चॉम्स्की की जो थ्योरी थी एलईडी वाली थ्योरी, उसके अंदर ये बात बोली गई है। नेक्स्ट सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि भी रिलेशनल फ्रेम थ्योरी है, उसके अंदर ये बात बोली गई थी। और लास्ट में डी ऑप्शन में बोला गया नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई सही नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट के लिए करेक्ट आंसर क्या है आपको ये बताना है, यानी कि जो स्टेटमेंट है ऑल ह्यूमंस आर बोर्न विद इनिटेट टेंडेंसी टू लर्न लैंग्वेज, ये हर कोई पैदा होता है कि भी किसी भी लैंग्वेज को सीखने की प्रवृत्ति या फिर नेचर के साथ होता है, ये बात किस थ्योरी के अंदर बोली गई थी। तो अगर वो साइकोलॉजिस्ट आपको पता है तो आप बहुत इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसका बी हो जाएगा, यानी कि आप ये बोल सकते हैं जो साइकोलॉजिस्ट थे नॉम चॉम्स्की, जिन्होंने 1960 में ये डेवलप किया था एलईडी थ्योरी। एलईडी का यहां पे मतलब है लैंग्वेज एक्विजाइजेशन डिवाइस थ्योरी, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि जो हमारा जो दिमाग होता है, हमारी जो बॉडी है या हमारा जो मेंटल स्टेटस है, ये जो है हर तरह की लैंग्वेज को ग्रैब करने, उसे सीखने समझने के लिए कैपेबल है, ठीक है। तो ये जो बोला था ये बोला था चॉम्स्की, यानी कि इसका जो पूरा नाम था न्योम चॉम्स्की, उन्होंने ये बात बोली थी। तो करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा बी हो गया। एलईडी का मतलब यहां पे क्या है, एलईडी बल्ब की बात नहीं करी, एलईडी का मतलब यहां पे है कि भी लैंग्वेज एक्विजाइजेशन डिवाइस बोला गया था ह्यूमन बीइंग के बॉडी को, इसके माइंड को ऐसा बोला गया था इनके द्वारा। तो करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा बी हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशन की अगर बात करें और उसमें अगर हम बात करते हैं कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, उसके रिगार्डिंग आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन ए कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन, यानी कि जो ग्रामर आप पढ़ा रहे हैं या ग्रामर स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस फॉर्मेशन आप सिखा रहे हैं, तो उसके अंदर ये बोला जा रहा है कि कंट्रोल्ड है, मैनर कैसे कंट्रोल्ड है, तो वो किस तरह से डेवलप किया जा सकता है आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास है, किस मेथड से या किस एक्टिविटी के द्वारा आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को ठीक ठाक सिखा सकते हैं, ये पूछा जा रहा है, उसकी प्रैक्टिस के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है उसके अंदर ये बोला जा रहा है करेक्टिंग रॉन्ग सेंटेंस प्रोड्यूस बाय द लर्नर, ये लर्नर ने जो भी रॉन्ग सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है, उसने जो प्रोड्यूस किया उसको आप करेक्ट कर दीजिए और फिर उसे करेक्ट आप चीज बता करके भी कि किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आप इस तरह से बताते हैं तो ये बेस्ट तरीका है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करना, उसको ठीक करने की। फर्स्ट ऑप्शन ए में बोला गया। सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास बी है, इसमें बोला जा रहा है कि गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज। गैप फिलिंग का मतलब है फिल इन द ब्लैंक्स दे दीजिए, जिसमें ग्रामेटिकल रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछिए और उसकी प्रैक्टिस कराइए। ये आपसे बोला जा रहा है बी ऑप्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सी ऑप्शन। सी में बोला जा रहा है कि आप एज ए लैंग्वेज टीचर क्या कर सकते हैं कि राइटिंग पैराग्राफ या फिर ऐसी जैसी एक्टिविटी करवा सकते हैं कि जितनी ज्यादा आप राइटिंग करवाएंगे उतना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर उसका अच्छा होगा, बेहतर होगा। जितना ऐसे या फिर कहने का मतलब है रिटन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना ही करेक्ट उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा, ऐसा बोला जा रहा है सी ऑप्शन के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है डी ऑप्शन। डी में आपसे बोला जा रहा है कि एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि भी किसी का स्ट्रक्चर यानी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसको आप क्या करिए, उसका यूज कैसे करना है, यूज के बारे में उसको एक्सप्लेनेशन दे दीजिए स्ट्रक्चर के बारे में, और इस तरह से ग्रामेटिकल जो एरर है उसको खत्म करके एक ठीक ग्रामर स्टूडेंट लर्नर सीख पाएगा। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है वो बताइए। 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन मैंने आपको डिफाइन कर दिया अच्छे से। अब सही आंसर क्या है ये बताइए। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब बताइए सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर सकते हैं, इसमें इतना कुछ नहीं है,
इसके अंदर जो करेक्ट आंसर जो इसका है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर, यानी अगर आप प्रैक्टिस कराना चाहते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की, तो इसमें बोला जा रहा है जो बी ऑप्शन आपके पास है, यानी गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज जब आप करवाते हैं, यानी कि उसके ऊपर जोर देते हैं कि भाई आप क्या नाम है, ग्रामर को स्ट्रक्चर को यूज करिए, प्रैक्टिस करिए। कैसे? गैप फिलिंग, यानी कि सेंटेंस दिया पर उसमें से कुछ ना कुछ आप मिस कर दिया आपने, और उसे लर्नर को बोलते हैं कि भाई खुद अटेम्प्ट करो और उसे फिल करो। तो इसकी प्रैक्टिस करा करा के जब वो खुद अपनी थिंकिंग से सोच के समझ के लिखना स्टार्ट करेगा, तो इस तरह से उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो गया वो हो गया बी हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है द टर्म लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये लिंग्विस्टिक की बात की जा रही है तो बहुत ज्यादा क्लियर तो वर्ड से ही हो जाता है, और फिर कॉम्पिटेंसी की बात की जा रही है तो यहां से आपसे बहुत ज्यादा क्लियर हो गया कि भी ये किस चीज से एसोसिएटेड है, आपको ये बताना है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच। अब फिर लास्ट में आपसे बोला जाए स्लैश करके कि मेथड ऑफ ईएलटी। अब ईएलटी क्या है? अगर यहां से भी एक हिंट आपको मिल गया क्वेश्चन के अंदर कि भी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी की बात की जा रही है कि ये किससे एसोसिएटेड है, पहली बात किस अप्रोच से एसोसिएटेड है। दूसरा आपको हिंट देने के लिए इन्होंने और बोल दिया क्वेश्चन के अंदर कि मेथड टू ईएलटी। अब ईएलटी अगर आपको पता है तो क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं, फुल फॉर्म पता होने से भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए पहले मैं ऑप्शन डिस्क्राइब कर देता हूं, पूरे ऑप्शन बता देता हूं, फिर मैं आपको ईएलटी बताता हूं एक्चुअल में ईएलटी है। तब तक आप क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो पहला बोला जा रहा है कि डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं आप, तो आप इसको आसानी से, ये रिलेटेड किससे? डायरेक्ट मेथड से। सेकंड बोला जा रहा है कि ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ठीक है, जिसके अंदर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी की बात की जा रही है। नेक्स्ट बोला जा रहा है ये कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में बात किया जा रहा है, उससे रिलेटेड है। और लास्ट में बोला जा रहा है डी में आपसे बोला जा रहा है कि भी ये स्ट्रक्चर अप्रोच है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है वो बताइए। अब मैं आपको बताता हूं ईएलटी का मतलब क्या है। ईएलटी बहुत इजी है। ईएलटी का ई यहां पे इंग्लिश के लिए, एल यहां पे लैंग्वेज, और टी फिर टीचिंग हो गया, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की बात इसके अंदर की जा रही है। तो मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की बात की जा रही है कि इसमें लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक का मतलब ही लैंग्वेज हो जाता है। ठीक है, यहां से ही बहुत ज्यादा बड़ा हिंट तो आपको इस वर्ड से ही काफी क्लियर हो चुका होगा। अब बताइए ये किस मेथड से एसोसिएटेड है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये जो है, ये ऑप्शन जैसे आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा, ये है कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है उससे ये रिलेटेड है। ठीक है, तो यानी कि कॉम्पिटेंसी कब, कॉम्पिटेंसी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी कब डेवलप होगी? जब आप वो उसको कम्युनिकेशन में ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर जो हो गया इसका सी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो हिंदी व्याकरण से ये प्रश्न आपके लिए है। ठीक है, अब उसमें बात करते हैं। तो पहला प्रश्न जो आपके लिए हिंदी व्याकरण से जो अब आ रहा है उसको बारे में बताइए कि हिंदी व्याकरण में कि शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है। यानी कि आप किसी की वोकैबुलरी इनहेंस करना चाहते हैं, शब्द भंडार बढ़ाना चाहते हैं किसी बच्चे का, तो सबसे अच्छी एक्टिविटी इसमें से क्या हो सकती है, आपको यह बताना है। कि आप ये करिए कि भाई गद्य के बारे में पढ़ाना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट बोला जा रहा है पद्य के बारे में पद्य शिक्षण करिए। उसके बाद बोला जा रहा है व्याकरण करिए, व्याकरण को पढ़ाइए। और फिर लास्ट में डी ऑप्शन में बोला जा रहा है अलंकार। ए में बोला गया आपको कि पद्य शिक्षण या कि स्टोरी वगैरह, कहानी वगैरह, वो अगर आप पढ़ाते हैं तो उससे बच्चों की जो शब्द भंडार है वो ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा बोला जा रहा है पद्य, यानी कि कविता पढ़ा दीजिए आप, उसके अंदर शब्द ज्यादा पढ़ेंगे और उसका सर्वाधिक शब्द भंडार बढ़ेगा। और सी में बोला जा रहा है कि व्याकरण जब आप कराएंगे तब जाकर के वोकैबुलरी या शब्दकोश में वृद्धि होगी। और लास्ट अलंकार की बात की जा रही है। ठीक है, जब आप अलंकार जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, व्याकरण का प्रयोग करेंगे, तो जाकर के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है ये बताइए। 4 ऑप्शन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मतलब उपयुक्त जो है, बिल्कुल करेक्ट जो है वो है ऑप्शन ए। यानी कि जितना ज्यादा गद्य चीजों को पढ़ेगा बच्चा, यानी कि अगर आप गद्य शिक्षण करेंगे तब जाकर के शब्दों के भंडार सबसे ज्यादा बढ़ेंगे। तो करेक्ट आंसर जो आपके लिए हो गया वो हो गया ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हिंदी से ही है, हिंदी शिक्षण से ही आपके लिए। तो हिंदी शिक्षण में पूछा जा रहा है कि उपलब्धि की जांच के लिए, यानी कि इवैल्यूएशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे कि हिंदी शिक्षण में उपलब्धि के लिए उपलब्धि की जांच की जा सकती है, किस तरीके से जांच की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि उपलब्धि परीक्षण करके, कि उपलब्धि मतलब आपने कुछ पढ़ाया और उससे रिलेटेड एक टेस्ट ले लीजिए, उपलब्धि से रिलेटेड, बस हो गया, उससे आप जांच सकते हैं भी कितना सीखा कितना नहीं सीखा। ये पहला बोला जा रहा है कि बेस्ट तरीका ये है। ठीक है, बी में आपसे बोला जा रहा है
कि भाई आप क्या करिए, बुद्धि परीक्षण कर लीजिए, यानी कि आईक्यू टेस्ट टाइप का कुछ एक टेस्ट कंडक्ट कर लीजिए, उससे ज्यादा पता लग जाएगा कि आप मतलब कि भाई जो आपने हिंदी शिक्षण किया था तो उस हिसाब से बच्चे ने कितना ग्रैब किया। अच्छा, नेक्स्ट बोला जा रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप दे दीजिए और उसके बाद आप जांच सकते हैं। और लास्ट में बोला जा रहा है कि मौखिक प्रश्नों से, यानी कि बातचीत में मौखिक परीक्षा ले लीजिए, उससे आप बेहतर उपलब्धि की जांच कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट इवेल्युएशन मेथड क्या हो सकता है उपलब्धि के लिए हिंदी शिक्षण की अगर हम बात करें तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है वो बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, यानी कि उपलब्धि परीक्षण से ही उपलब्धि की सही जांच होगी। मान लीजिए कोई एक लेसन आपने या कोई पार्ट आपने पढ़ाया, ठीक है, कुछ भी पढ़ाया आपने इसके अंदर पढ़ाया, और बीच बीच में से जो भी आपने समझाया था उससे रिलेटेड आप क्या करिए, प्रश्न बना दीजिए या फिर उससे पूछ लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है इसके अंदर। बाकी अगर आईक्यू टेस्ट करने चले पड़े तो आईक्यू से कोई लेना देना नहीं है आपने आपकी शिक्षण से। वस्तुनिष्ठ अगर ऑब्जेक्टिव में जाए तो वो भी कर सकते हैं, पर बेस्ट तरीके की इसमें बात की जा रही थी। तो ये है उपलब्धि परीक्षण से। मौखिक तरीका भी एक है, लेकिन हमें सबसे बेहतर विकल्प क्या है हमें वो चुनना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हिंदी से ही है कि किसका संबंध बोलने की कौशल के विकास से नहीं है। शब्द को ध्यान रखिएगा, यहां बोला जा रहा है नहीं है, यानी कि बोलने की कौशल, यानी कि बोलने का कौशल का मतलब क्या होता है, LSRW, ये चार लैंग्वेज के अंदर चार चीजें आती हैं, ठीक है। लिसनिंग आती है, यानी कि सुनने की बात की जा रही है इसके अंदर, फिर उसके बाद स्पीकिंग आती है, बोलने की बात की जाती है, फिर रीडिंग आती है, पढ़ने की बात की जा रही है, और लास्ट में आती है राइटिंग, यानी लिखने की बात की जा रही है। तो यहां पे जो है बोलने की कौशल से है, यानी कि बात की जा रही है, स्पीकिंग की बात की जा रही है, बोलने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको बताना है कि बोलना या फिर बोलने से रिलेटेड जो कौशल विकास है उससे संबंधित नहीं है। तो आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बोला जा रहा है कि जब बच्चा शुद्ध उच्चारण करेगा, शुद्ध उच्चारण करता है, ये बोलने की कौशल से संबंधित नहीं है। ये पहला ऑप्शन ए में बोला जा रहा है आपसे कि उच्चारण करना, वो भी शुद्ध उच्चारण करना। अच्छा, बी में बोला जा रहा है कि स्वस्वर वाचन, कि बच्चा अच्छे से वाचन करना, पूरा पाठ पढ़ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला जा रहा है कि कविता पाठ अगर आप कराते हैं तो ये जो कविता पाठ है ये बोलने की कौशल से संबंधित नहीं है, या फिर ये उस कौशल का विकास नहीं करेगा। अच्छा, लास्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि प्रतिलिपि, तो प्रतिलिपि जो है वो संबंधित नहीं है बोलने की कौशल से। तो ये चार ऑप्शन थे आपके पास, चार ऑप्शन के हिसाब से आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो जैसे यहां बोलने की बात करें, यानी कि उच्चारण, बिल्कुल ये तो भाई इसका पार्ट है, यानी कि हम इसको आंसर में क्रेडिट नहीं कर सकते, यानी कि इससे रिलेटेड है। स्वस्वर वाचन ये भी इससे रिलेटेड है, अगर कविता पाठ करें ये भी बोलने से जुड़ा है, तो ये सारे तो हमारे आंसर नहीं हो सकते। बस एक प्रतिलिपि यानी कि कॉपी करना जो है एक तरह से, ये क्या है, बोलने का विकास नहीं करती, ठीक है। प्रतिलिपि यानी कॉपी कर लिया किसी की कॉपी में से, देखिए एक तरह से आप एग्जाम्पल की तरफ समझ सकते हो। तो ये जो फोर्थ है यानी कि डी ऑप्शन जो है ये यहाँ पे इससे रिलेटेड नहीं है, तो गलत यही है इसके अंदर, और हमें गलत ही बताना था। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया डी हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इस तरह का फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड या केवीएस एनवीएस किसी में की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपसे ये एक तरह से जनरल स्टडीज के अंदर भी ला सकते हैं इसको, आप ईवीएस के अंदर भी ला सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में से उठाया गया है, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। चलिए अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए फिर आंसर दीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच डैम इज कॉल्ड अर्थ फिल इम्बैकमेंट डैम, यानी कि अर्थ फिल इम्बैकमेंट डैम के नाम से किस डैम को जाना जाता है, ठीक है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, इस चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, चलिए अटेम्प्ट करिए। तो चार है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि टेहरी डैम जो है, ये टिहरी डैम जो है उसके बारे में बोला जा रहा है। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि भाई हीराकुंड डैम के बारे में बोला जा रहा है बी ऑप्शन में। सी में आपसे बोला जा रहा है पोंग डैम के बारे में, और डी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि भाखड़ा डैम के बारे में। अगर इनकी लोकेशन पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन वहां से भी पूछा जा सकता है। किस नदी के ऊपर ये डैम बना है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, शायद आपको कुछ याद आ जाए। टिहरी डैम जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, और ये जो डैम है ये हिमाचल नहीं उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में ये जो भागीरथी रिवर है, ठीक है, अगर हम टिहरी डैम की ये भागीरथी नदी जो है
उसके ऊपर है ये, ठीक है, ये डैम। ठीक है, अगर हम हीराकुंड की बात करें तो हीराकुंड कहां है, ये भाई उड़ीसा में है। और नदी कौन सी है, नदी है महानदी के ऊपर है। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है पोंग डैम। अब पोंग डैम जो है इसका एक और नाम है और इसे हम बोलते हैं महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां है, ये भाई हिमाचल में है, हिमाचल में है और व्यास नदी के ऊपर है। ठीक है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन जो भाखड़ा, ये तो बड़ा फेमस है, भाखड़ा नंगल डैम बहुत फेमस है। तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये कौन सी नदी के ऊपर है। आई होप आप लोग सब लोग जानते होंगे कि भाई हिमाचल में ये भी है। और नदी कौन सी है, सतलुज नदी है इसके ऊपर, सतलुज नदी के ऊपर ये बना हुआ है। तो अब बताइए कि भाई, आई होप आपको काफी हद तक आइडिया लग चुका होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर जो आपके लिए वो हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी कि जो पोंग डैम है, यानी कि जो व्यास नदी के ऊपर पोंग डैम है, ठीक है, जो कि हिमाचल के अंदर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उस डैम की बात की जा रही है, जिसे क्या कहा जाता है कि अर्थफिल एम्बैंकमेंट डैम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर जो हो गया आपका सी हो गया। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।